Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, नेहा आर्मी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट क्लास में जीव विज्ञान के मुख्य तने सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो हम नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आज। इसमें हम कोशिकांग व कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें बेसिक कवर करेंगे। नेहा आर्मी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगा। तो बने रहे नेहा आर्मी क्लासेस के साथ। सब्सक्राइब, लाइक्स और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। और इसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नेहा आर्मी क्लासेस, और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन। तो हम अब कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग के टाइप्स देखें तो सेल वेल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक हो गया, तारककाय हो गया, गोल्गी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया। इनके बारे में बेसिक कवर करेंगे। अब तो सेल वेल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये केवल पादपों में पाया जाता है। सेल वेल किन में पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। ये इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। सेल वेल के 4 टाइप्स है: मिडल लेयर, प्रथम लेयर, सेकेंड लेयर और टर्सरी लेयर। प्रथम लेयर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेप्टाइड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है। अब प्रथम लेयर किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। सेकेंडरी सेलुलोज दृढ़ व मोटी होती है। सेकेंडरी सेलुलोज क्या होती है? दृढ़ व मोटी होती है। ये हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। वे पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। पॉलीसेकेराइड्स के कारण ये दृढ़ व मोटी होती है। ठीक है। अब टर्सरी ये पतली होती है। टर्सरी सेल वेल बहुत ही पतली होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन इसे सेल प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। सेल प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड इनकी बनी हुई होती है। ये पदार्थों का आदान प्रदान सेल मेम्ब्रेन में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने खोज की थी और नाम सी बेंडा ने दिया था। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और सेल की श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल की श्वसन क्रिया किस में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। इसमें एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है और केब्स चक्कर भी इसी में बनता है। ठीक है। अब प्रोटीन 65 से 70% पाई जाती है। फास्फोलिपिड 25% पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए 0.5% पाया जाता है और डीएनए की कुछ मात्रा होती है। ठीक है। और एक एटीपी के टूटने से 7.5 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अब लवक के बारे में पढ़ेंगे या प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट्स तीन टाइप्स की होती है। हरित लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया जिसे प्लास्टस कहा जाता है, और अवर्णी लवक हो गया। तीसरा हो गया अवर्णी लवक। पहले पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में। ये पादप का रसोई घर होता है। हरित लवक क्या होता है? पादप का रसोई घर होता है। पादप में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पादप में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। हरित लवक में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है। हरित लवक में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों में हरा रंग होता है। और पीला रंग, जब पत्ते झड़ते हैं तो पीला रंग क्यों हो जाता है पत्तों का? वो कैरोटीन के कारण पत्तों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है। अब हरित लवक प्रोटीन, स्टार, फास्फो ग्लोब्यूल, 70 एस राइबोसोम कण, H2O, डीएनए, इनसे मिलकर हरित लवक बनता है। ठीक है। अब वर्णी लवक क्रोमोप्लास्टस कहा जाता है, जिसे ये रंगीन लवक होता है। ठीक है। ये रंगीन लवक होता है। ये बीजों, फूल, फल इनमें रंग प्रदान करने का कार्य वर्णी लवक का होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो गाजर का रंग क्या होता है? लाल। किसके कारण? केराटिन वर्णक के कारण इस गाजर का रंग लाल होता है। टमाटर देखें, टमाटर का रंग लाल है। ये किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है। अब तीसरा देखें तो अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्टस कहा जाता है। ये रंगहीन होता है, जिनमें रंग नहीं होता है। ये जैसे एग्जांपल देखें तो जड़ें, तने, इनका रंग नहीं होता है। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। ठीक है। अब तारककाय के बारे में पढ़ेंगे हम। तारककाय खोज बेंडे ने की थी, शब्द बोवेरी ने दिया था। ये जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है।
क्या तारकाई जंतु कोशिका में ही प्रेजेंट होता है और ये सेल विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, सेल विभाजन में सहायक होता है। अब पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में से सेल मेम्ब्रेन होती है वो चिकनी होती है और वसा का संश्लेषण इसी में ही होता है और संग्रहण भी इसी में ही होता है। अब खुरदरी देखें तो राइबोसोम पाया जाता है इसमें। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसी में होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य में खुरदरी में RER में ही होता है। अब राइबोसोम के बारे में पढ़े तो राइबोसोम प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है। प्रोटीन उत्पादन का कार्य राइबोसोम ही करता है। अब सेल प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? सेल प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने पाए जाते हैं? 70S और यूकैरियोटिक में 80S। यूकैरियोटिक में कौन कौन से, जैसे एग्जांपल देंगे तो मनुष्य में इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है और कवक फंजाई इनमें प्रोकैरियोटिक जो 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब गोल्जी गाय के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कवर करें तो कैमिनो गोल्जी ने इसकी खोज की थी और ये रसदानियों का निर्माण करता है। गोल्जी गाय क्या करता है? रसदानियों का निर्माण करता है। लाइसोसोम, अब लाइसोसोम के बारे में पढ़े तो लाइसोसोम डी ब्रेवे ने लाइसोसोम की खोज की थी और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो मनुष्य की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब इसका निर्माण गोल्जी गाय में ही होता है। ये बाहर से आने वाले जीवाणु को नष्ट करती है। लाइसोसोम क्या करता है? बाहर से आने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ में जो भी जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करता है। अब केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे तो केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। अब गुणसूत्र केंद्रक में ही पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक में ही पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में ही पाया जाता है। अब गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए गुणसूत्र किससे बने हुए होते हैं? किससे बने हुए होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। गुणसूत्र किससे बने हुए होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से। जिस भी लाइन को मैं 2 बार दोहरा रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, याद रखना। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। मेंस में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 23 जोड़ी, एग्जाम्पल 23 गुणा 2 46 गुणसूत्र हो गए। 23 जोड़ी है, इसमें 22 तो अलैंगिक है और 1 लैंगिक है, XY जो मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक गुणसूत्र फीबियोग्लोसोम में 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फीबियोग्लोसोम में क्या पाया जाता है? 1600 गुणसूत्र, सबसे अधिक गुणसूत्र फीबियोग्लोसोम में। ठीक है, और सबसे कम गोलकर्मी में 2 पाए जाते हैं। ओनली 2 ही गुणसूत्र होते हैं गोलकर्मी में, सबसे कम होते हैं जो। अब डीएनए किससे मिलकर बना होता है? द्विकुंडलित होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच द्विबंध पाया जाता है और साइटोसिन व गाइनिन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? एडेनिन व यूरेसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिन आ गया, इसमें द्विबंध होता है और साइटोसाइनिन और ग्वाइनिन सेम होते हैं, इसमें त्रिबंध होता है। सजीव और निर्जीव की मध्य योजक कड़ी कौन सी है? वायरस याद रखना। सजीव और निर्जीव की मध्य योजक कड़ी क्या है? वायरस, विषाणु, जिसे विषाणु बोला जाता है। वायरस एग्जाम्पल देखे तो कोविड-19 वायरस, ये एक तरीका। ठीक है, सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी कौन सी है? वायरस है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन कितने टाइप से है? 3 टाइप से कोशिका विभाजन है। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री को क्या बोला जाता है? एमिटोसिस कहा जाता है। एमिटोसिस और मिटोसिस। ठीक है, एमिटोसिस को असूत्री, कोशिकीय जीवों में असूत्री विभाजन होता है। एग्जाम्पल देंगे तो जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? असूत्री विभाजन होता है। किन में होता है असूत्री विभाजन? प्रोकैरियोटिक जीवों में असूत्री विभाजन होता है और यूकैरियोटिक में असूत्री विभाजन होता है, याद रखना ये। तो अब समसूत्री, मिटोसिस डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। किसने की थी समसूत्री विभाजन की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग, याद रखना है ये। समसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। ये सजीव को घावों को बढ़ने में ही काम करता है। समसूत्री विभाजन घावों को बढ़ने में काम करता है। ठीक है, ओनली सजीवों में घाव भी बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ मिसाल मान लो अंगूठा कटिया तो अंगूठा दूसरा थोड़ी उगेगा, यह नहीं हो सकता। ठीक है, समसूत्री विभाजन ओनली घावों को ही बढ़ता है। अब असूत्री, मिजोसिस क्या होता है? असूत्री, अर्धसूत्री क्या होता है? वीजमैन ने इसकी खोज की थी और नाम किसने दिया?
फोरमेरवे मुर्रे ने अठसूत्री विभाजन का नाम दिया था। याद रखना, फोरमेरवे मुर्रे ने अठसूत्री विभाजन का नाम दिया था। ये भ्रूण का विकास का अठसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। भ्रूण का विकास अठसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। भ्रूण का विकास, बच्चा पैदा होता है तो अठसूत्री विभाजन के द्वारा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक्स, कमेंट्स और